राजकीय महाविद्यालय अंता के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। माई सेल्फ अशोक कुमार सुमन। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि आपके बीएससी फाइनल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक की फर्स्ट यूनिट है। तो इसके लिए कुछ बेसिक डिटेल है। जब भी आपने चुंबक पढ़ी, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एस और एन। तो हमेशा जो चुंबकीय वाली रेखाएं होती है वो एन से निकलकर एस की तरफ जाती है। एक ये बंद फ्लक्स के रूप में चलती है। और एक पढ़ा होगा आप लोगों ने फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा वो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, गॉट इट। अब देखिए, जब भी कोई ना कोई न्यूक्लियर आप एनएमआर पढ़ोगे तो एनएमआर के लिए एक आई पढ़ोगे, न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर आई नॉट इक्वल टू 0 कब होगी? जब इसको देखने की कंडीशन है कि कब तो 0 होगी और कब नॉट इक्वल टू 0 होगी। नॉट इक्वल टू 0 होगी तभी वैसा मॉलिक्यूल ही एनएमआर एक्टिव मॉलिक्यूल कहलाएगा। इसके लिए आप लोगों को कोई भी एटम लिया उसको देखना पड़ेगा एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर। तो देखिए, यदि किसी एटम के लिए उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट दोनों इवन है तब तो उसके लिए आई क्या होगा? 0। और ऐसे मॉलिक्यूल जो एक कंडीशन रखते हो एनएमआर इनएक्टिव कहलाएंगे, अर्थात ऐसे मॉलिक्यूल एनएमआर स्पेक्ट्रा नहीं देंगे। सेकंड कंडीशन ये है कि एटॉमिक वेट तो इवन हो और एटॉमिक नंबर ओड हो। इस कंडीशन में आई नॉट इक्वल टू 0 होगा और आई की वैल्यू फुल्ली इंटीग्रल होगी, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। और यदि दोनों ओड हो तब आई होगा हाफ इंटीग्रल, जस्ट लाइक हाफ, 3/2, 5/2 एक्स्ट्रा। अब देखिए आगे एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए, विच वन ऑफ देम आर एनएमआर एक्टिव। तो इसके लिए मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं। हीलियम, ये देखिए, ये क्या एनएमआर एक्टिव होएगा? नो, इनएक्टिव। क्यों? बिकॉज ये भी इवन, ये भी इवन, ये एनएमआर इनएक्टिव। ये और ये एक्टिव, बिकॉज ये ओड आ गया, ये भी एनएमआर एक्टिव। हम जो एनएमआर पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे हाइड्रोजन एनएमआर, प्रोटॉन एनएमआर। प्रोटॉन के लिए आई का मान होता है हाफ। कितना होता है? हाफ। और देखिए, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब समझिए, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि इसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन होगी। तो इसकी डायरेक्शन होती है 2i+1 होती है और टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शन, और इसका मैग्नीट्यूड होता है i × i+1 का रूट डॉट h कट। और आई क्या है? न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, अब देखिए, प्रोटॉन के लिए मैग्नीट्यूड तो यह होएगा, वैल्यू रख दी, और डायरेक्शन कितनी रहेगी? 2। आगे देखिए, इसका प्रिंसिपल क्या है? एक्चुअल में क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके लिए आई नॉट इक्वल टू 0 है, जिनके लिए आई नॉट इक्वल टू 0 है, उनको जब किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, रख दिया। अब ये उसमें क्या होता है कि उसके इंटरेक्शन के द्वारा मोशन करता है। मोशन करना, अगर इस पर रेडियो फ्रिक्वेंसी डालें, बाहर से क्या डालें? रेडियो फ्रिक्वेंसी ये डाल रखी है। और यदि ये इसकी जो फ्रिक्वेंसी है, इस मॉलिक्यूल की फ्रिक्वेंसी और बाहर से डाली फ्रिक्वेंसी अगर दोनों मैच हो जाए तो ये क्या, इसकी स्पिन इनवर्स हो जाती है। इसको कहते हैं, इसकी जो फ्रिक्वेंसी क्या कहते हैं? लार्मोर फ्रिक्वेंसी। और फिर उस कंडीशन में क्या कहते हैं इसको? लार्मोर फ्रिक्वेंसी, प्रेसिशनल फ्रिक्वेंसी या गायरोस्कोपिक फ्रिक्वेंसी, 3 नाम है, कोई भी याद रख लेना। अब देखिए, कंडीशन क्या कहलाती है? फ्रिक्वेंसी प्लस सेम फेज में आ जाए तो इसको कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस कंडीशन होता है इस पे स्पिन आ जाता है और अपन क्या मिल जाता? सिग्नल। यानी पहले ही अगर ऐसे मोशन कर रहा था, जैसे ही फ्रिक्वेंसी मैच हुई और इसकी स्पिन क्या होगी? इनवर्स हो गया, यानी फ्लिप हो गया। इसी से अपन को क्या मिल जाती? पीक मिल जाती है, और इसे कहते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रा। अब देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस म्यू क्या होता है? Q/2m आई मैग्नीट्यूड। अब आई मैग्नीट्यूड की वैल्यू उधर थी, ये अब ये रखी तो ये आया। वेयर QH/4πm को क्या बोलेगा? BN, बोर मैग्नेटॉन।
तो म्यू इज इक्वल टू क्या गया, बी एन आई इंटू आई प्लस वन, एंड म्यू बराबर जी बी एन आई इंटू आई प्लस वन। ये आई जी आया कौन सी, चेंज इन एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इन प्रेजेंस ऑफ बी एक्सटर्नल, गायरोस्कोपिक कांस्टेंट है ये। अब देखिए चेंज इन एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इन प्रेजेंस ऑफ बी एक्सटर्नल, कितनी एनर्जी में चेंज होएगा, तो डायरेक्ट पर ये होता है E इज इक्वल टू माइनस म्यू डॉट बी एक्सटर्नल। म्यू की वैल्यू तो अभी पता थी, ये बी एक्सटर्नल। अब मैं बी एक्सटर्नल कौन सी डायरेक्शन में ले रहा हूँ, जेड डायरेक्शन में, तो आई भी लेंगे मैं जेड डायरेक्शन में, तो मैं E इज इक्वल टू माइनस जी बी एल, इसको कह दिया मैंने पूरे को आई जेड और ये बी जेड, तो ये एक बन गई है एम आई, दो वैल्यू बन जाएगी। अब देखिए अगर मैंने आई की वैल्यू हाफ ली तब तो एनर्जी क्या हुई, माइनस हाफ जी, और यदि मैंने आई की वैल्यू माइनस हाफ ली तभी होगी प्लस। तो देखिए दो कंडीशन बन गई मेरे जेड डायरेक्शन में, एक तो माइनस हाफ और एक प्लस हाफ, दो एनर्जी आ गई है। अब देखिए आगे ये कंडीशन, कोई मॉलिक्यूल था जिसमें आई नॉट इक्वल टू जीरो था, इस पर बी एक्सटर्नल लगाया, बी एक्सटर्नल लगाकर इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी डाली, जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी ने मैच किया तो एक कंडीशन तो ऐसी बनेगी जिसकी अंदर का मैग्नेटिक जनरेट इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, उसकी एनर्जी रहेगी माइनस हाफ, ये कम रहेगी और ये अपोजिट है, माइनस हाफ वाला ज़्यादा रहेगी। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप क्या हो गया, जनरेट हो गया। अब ये फ्लिपिंग होगी, एनर्जी गैप भी क्या है, रेजोनेंस पीक के इक्वल। देखिए दोनों एनर्जी गैप ये कितना गया, जी बी एन बी जेड, ये देखिए इसको समझना, इसमें से हायर एनर्जी में लोअर एनर्जी को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, डेल्टा एन, इस एनर्जी गैप के इक्वल। अब देखिए ये प्लस हाफ पूरा हो गया वन। और आप लोग जानते हो जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आ रही है वो जो एनर्जी गैप किसके इक्वल होगा, फोटोन के इक्वल। फोटोन में फ्रिक्वेंसी है तो डेल्टा इज इक्वल टू एच न्यू, तो न्यू इज इक्वल टू जी बी एन बी जेड बाई एच, इक्वेशन में गया। अभी न्यू किसके इक्वल हो जाएगा, नॉर्मल फ्रिक्वेंसी कहते हैं इसको, और इसी को रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी। ओके, इतनी यानी कि इस रेंज की रेडियो फ्रिक्वेंसी डालोगे तब इसमें क्या आ जाएगा, रेजोनेंस आ जाएगा। फॉर्मूला याद रखना। आगे देखिए ये रेडियो फ्रिक्वेंसी, नॉर्मल फ्रिक्वेंसी और ये एक दूसरे के अनुसार प्रोपोर्शनल। अब अपने पास दो कंडीशन आती है, एक तो ये कि आप रेडियो फ्रिक्वेंसी को कांस्टेंट रख दो और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते जाओ। दूसरी कंडीशन ये हो बन सकती है अपने पास कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रख दे और रेडियो फ्रिक्वेंसी को चेंज करते जाए। अब आप लोग ही जानते हो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी को बार बार चेंज नहीं कर सकते अपन। जो रेडियो फ्रिक्वेंसी हुई है तो अपन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसको आराम से इजीली पथ के थ्रू उसको चेंज कर देंगे, उसमें वेरिएशन ले आएंगे। तो देखिए दो प्रकार कंडीशन यहाँ पर, एक फ्रीक्वेंसी शिफ्ट और एक फील्ड शिफ्ट। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट में क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी डज नॉट कांस्टेंट बट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। तो ये कंडीशन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कभी अप्लाई नहीं किया जाती है। सेकंड कंडीशन है फील्ड शिफ्ट। फील्ड शिफ्ट में क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा जाता है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो ये जो भी एनएमआर स्पेक्ट्रा बेस्ट रहते हैं, जो भी एनएमआर एपरेटस आते हैं, इसी के बेस्ट आते हैं। किस पर, फील्ड शिफ्ट। ओके, अब बात आती है रिंग करंट। ये रिंग करंट में क्या होता है, जब कोई रिंग है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चल रहा है, मूवमेंट चलेगा, इसका मतलब चार्ज का मूवमेंट हो रहा है। जब भी चार्ज मूव करता है तो इस चार्ज का मूवमेंट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे क्या होता है, रिंग करंट जनरेट हो जाती है। देखिए ये बेस्ट एग्जांपल है बेंजीन वाला। इस बेंजीन में ऐसे रिंग क्लॉकवाइज मूवमेंट चल रहा था, क्लॉकवाइज। जब भी क्लॉकवाइज चलेगा मूवमेंट तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किधर होगा, नीचे की डायरेक्शन। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है ये और ये लगा रखा बाई एक्सटर्नल फील्ड, यानी कि एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में इसमें यदि एक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया तो इसको कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, यानी जनरेटेड, इसकी उपस्थिति में। अब इसका मतलब बेंजीन में दो कोण बन गए, ये यूं जा रहा था, तो अगर यहाँ पर ये इसको अपोज करेगा और इसको सपोर्ट करेगा
तो जहाँ यहाँ जो प्रोटॉन रहेगा इस कोण में वो डीशिल्डेड रहेगा, यानी उसकी एक डायरेक्शन रहेगा। यहाँ जो प्रोटॉन रहेंगे इसकी अपोजिट डायरेक्शन रहेंगे, इसलिए इसको शिल्डेड कोण कहते हैं, डीशिल्डिंग कोण, शिल्डिंग कोण। ओके, और देखिए डीशिल्डिंग कोण यानी कि अगर डीशिल्डिंग कोण है, इसका मतलब ये है कि यहाँ एक्सटर्नल फील्ड और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वो अपोज नहीं करेगा। तो यहाँ इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, लार्मर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। लार्मर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो उसको रेजोनेंस की कंडीशन में लाने के लिए जो बे एक्सटर्नल है उसको क्या करना पड़ेगा, डाउन फील्ड में करना पड़ेगा। नहीं, ऐसे सिग्नल कहाँ पर प्राप्त होते हैं, डाउन फील्ड में, इसको कम करना पड़ेगा। और यदि शील्डिंग कोण है तो यहाँ पर लार्मर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, अपोज हो रहा, अपोज के कारण इस बाह्य मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाएंगे तो सिग्नल कहाँ पर प्राप्त होगा, अप फील्ड में, इसलिए इसको कहते हैं शील्डिंग कोण। आगे की स्टडी, आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।